आज हम लोग अध्ययन करेंगे कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग का। तो कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए इसका अध्ययन करते समय। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष। तो बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो जो छात्र छात्राएँ मेजर टू माइनर और साथ ही ओपन इलेक्टिव, ठीक है ना, ये जो है जिन छात्र छात्राओं का ये हिंदी के रूप में लिए हुए हैं उन्हें ये पेपर पढ़ना है। कौन सा? कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग। कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग। तो आपका पेपर जो है हम लोग क्या करना है? अध्ययन कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटरिंग। तो आज हमारे साथ में जो छात्र छात्राएं हैं, आप लोग अपना नाम बता दीजिए, कौन कौन है? भूरी नायक, रजिया नायक और दीप्ति कुशवाहा। तो आज हमारे साथ में 3 छात्राएं हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी छात्राएं हैं वो नियमित तौर पे, छात्र हो या छात्राएं, वो नियमित तौर पर आते रहें। तो हम लोगों को इस पर किन बिंदुओं का ध्यान रखना है कि हमें जब कार्यालयीन हिंदी का अध्ययन करना है तो उस समय हम लोगों को जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोग देखें। महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हमें क्या करना है? अध्ययन करते समय ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि शब्द चयन करते समय क्या करना है? शब्द चयन करते समय एक रूपता रखनी है। शब्द चयन में एक रूपता। पहले तो हम लोग शब्द चयन में एक रूपता इन बिंदुओं को समझ ही रहे हैं। हमें ये समझना है कि कार्यालयीन हिंदी है क्या? कार्यालयीन हिंदी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, वह हिंदी जिसके माध्यम से हम शासकीय और अशासकीय कार्यों को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। शासकीय मतलब सरकारी और अशासकीय मतलब गैर सरकारी कार्यों को जब हम संपादित करते हैं तो कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। कार्यालयीन हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग देखें तो राजभाषा जब हम लोग देखते हैं तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से कितना? 343 से लेकर 351 के मध्य में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदी को राजभाषा, प्रथम राजभाषा के तौर पर हिंदी को जो है माना गया कि हिंदी हमारी जो देश की, संघ की क्या होगी? राजभाषा होगी। तो इसलिए अब जब हम कार्यालयीन हिंदी का अध्ययन करेंगे तो इसमें हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना है अध्ययन करते समय, कि क्या क्या बिंदु हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो शब्द चयन करने में क्या होना चाहिए? एक रूपता होनी चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि आपका यहाँ का पत्र है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का पत्र हम उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं या महाराष्ट्र भेज रहे हैं या बिहार भेज रहे हैं या झारखंड, मतलब किसी अन्य प्रदेश में भेज रहे हैं जहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है। अगर हम लोग वहाँ पर जब भेजेंगे तो जो शब्द हम यहाँ चयन कर रहे हैं, मतलब हमने कोई पत्र लिखा और जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो शब्दों को वहाँ पर भी समझा जाए, मतलब वहाँ पर भी उन शब्दों का क्या हो रहा हो? प्रयोग हो रहा हो और एक रूपता हो, मतलब एक ही अर्थ को क्या करें? समझें। तो वहाँ पर
शब्द चयन करने में एक रूपता। मतलब क्या है कि जब हम कोई पत्र या कोई भी शासकीय कार्य के लिए कहीं पर कोई निष्पादित करें तो उसमें हमारी एक रूपता होनी चाहिए। मतलब जो दूसरी जगह जो लोग समझ रहे हैं वही चीज़ हम अपने यहाँ पर भी समझें, या जो हम भेज रहे हैं वो दूसरी जगह भी समझी जाए। अब जैसे आपने लिखा कि सेवा में श्रीमान, आप लोग प्राचार्य जी को लिखा कि प्राचार्य जी महोदय हमें जो है इस संदर्भ में और ये अवकाश चाहिए। अब ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपने लिख दिया अवकाश और अवकाश का वो मीन्स ना समझे, वो कहें नहीं नहीं आप यहाँ छुट्टी लिखिए तभी आपका माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक रूपता होनी चाहिए। अवकाश और छुट्टी का अभिप्राय एक ही है, लेकिन अगर आप छुट्टी भी लिखते हैं तब भी वो समझें और जब आप अवकाश लिखें तब भी वो समझ लें। वो ये न कहें नहीं ये तो हमने नया शब्द सुना है। तो ये चीज़ें जो है हमें क्या है शब्द चयन करते समय एक रूपता रखनी है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ जो कार्यालयीन हिंदी है इसका क्या होता है विशिष्ट लक्ष्य। विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होता है। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए कोई भी आप पत्र देते हैं ऑफिस में, जैसे आप लोग लाडली बहना का फॉर्म भर रहे हैं या अभी आप लोगों की गांव की बेटी का फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य है ना उसके पीछे, है या नहीं है? क्या उद्देश्य है कि गांव की बेटी का फॉर्म भरेंगे, उसके अंतर्गत जो गांव की बेटी को लाभ मिलता है उसकी हम पात्रता चूंकि रखते हैं तो हमें वो सुविधाएं क्या हो जाएंगी गांव की बेटी के माध्यम से मिल जाएंगी। तो ऐसे ही क्या होता है विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य, ऐसे ही कार्यालयीन हिंदी का विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य होता है। क्या उद्देश्य होता है कि कोई भी कार्यालय है, मान लीजिए हमारे यहाँ का जो प्राचार्य ऑफिस है जो या अपने यहाँ का जो कार्यालय है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि महाविद्यालय में जो भी कार्य आए, शासकीय अशासकीय छात्राओं के प्राध्यापकों के कोई भी कार्य आए उसको क्या करना है निष्पादित करना है। और कब करना है? समय पर करना है। समय जो दिया गया उसके अंदर करना है हमें उसको संपन्न। तो जब हम उसको उसके अंदर संपन्न कर लेंगे तो उसका विशिष्ट लक्ष्य है, मतलब उस लक्ष्य की क्या हो जाएगी पूर्ति हो जाएगी, जो उद्देश्य होगा उसकी क्या हो जाएगी पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही कार्यालयीन हिंदी जब हम लोग सीखते हैं, लेटर ड्राफ्टिंग करते हैं, पत्र जो है हम लिखना सीख जाते हैं, जो उसके अंतर्गत जो भी बिंदु आएंगे वो सभी चीज़ें हम करने लगेंगे तो मान लिया जाएगा कि हम इसमें क्या हो गए हैं दक्ष हो गए हैं। और जब हम उसमें दक्ष हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमें किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्यालय में हमें क्या हो जाएगी एक जॉब मिल सकती है। उसके लिए हमें कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें सीखनी होती हैं तो वो हमें आनी चाहिए और इसलिए उससे संबंधित परीक्षाएं भी संपादित होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि द्व्यर्थी या अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग क्या होता है, शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है, वर्जित होता है। देखिए हम लोगों को जब हम कार्यालय के काम करते हैं तो उस समय हमें ध्यान क्या रखना है कि द्व्यर्थी या अनेकार्थी शब्दों का हमें क्या करना है प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप द्व्यर्थी मतलब दो अर्थों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ अलग लिखा और दूसरी जगह कुछ और अर्थ समझ लिया गया तो उस अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना जिनके अनेक अर्थ होते हों। मतलब कोई भी आप पत्र लिख रहे हैं और पत्र
पत्र में आपने ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया जिनके अर्थ अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका सब पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अनेकार्थी शब्द या द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग वर्जित रखना है। ठीक है। इसी में अगला बिंदु हमें क्या ध्यान रखना है? अभी चूंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कार्यालयीन हिंदी की, एक लेक्चर हम लोगों का पहले हो चुका है, उसमें हम लोगों ने कार्यालयीन हिंदी का अर्थ, परिभाषा समझा था कि कार्यालयीन हिंदी है क्या, और इसका संविधान में कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया। अभी हम लोग राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इसी की टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा समग्र अध्ययन करेंगे कि राजभाषा है क्या। तो जो अगला जो बिंदु हो जाएगा महत्वपूर्ण, तो उसमें हम लोग देखें तो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग क्या करना है? सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग। मतलब यह है कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत जब हम लोग कोई भी कार्य करेंगे तो इसमें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कंपलसरी है, हमें करना ही चाहिए। आप पत्र लिख रहे हैं प्रिंसिपल जी को, आप लिख रहे हैं सेवा में श्रीमान प्राचार्य, आपने श्रीमान लगा दिया, श्रीमान प्राचार्य महोदय हमें ये काम है, और सबने निवेदन है कि ऐसा ऐसा करना है। अगर इसकी जगह पर आप ये कहने लगे कि सेवा में प्राचार्य और आपको ये काम करना पड़ेगा, तो वहां क्या हो जाएगा? तुरंत ही आपका जो निवेदन है वो निवेदन तो नहीं होगा, आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। और छात्र क्या प्रिंसिपल को आदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि उच्च अधिकारी भी जब किसी प्राचार्य जी को कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें भी सम्मान सूचक शब्दों का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। चूंकि प्रिंसिपल भी अधिकारी हैं, भले ही कोई उच्च अधिकारी है, लेकिन जब पत्र भेजेंगे प्राचार्य को तो प्राचार्य भी क्या है? अधिकारी है। जब अधिकारी है तो स्वाभाविक है अधिकारी को पत्र लिखेगा तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए पत्र लिखे जाने। तो मतलब क्या है कि हमें जब कोई भी पत्र या कार्यालयीन हिंदी का जब हम कार्य करेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो किसी को अपमानित करने वाले हों। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो सम्मान सूचक हों, मतलब हमें उसमें सम्मान की झलक दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बिंदु ध्यान रखना है। अगर हम लोग और देखें तो इसके साथ व्याकरण सम्मत भाषा, हमें क्या ध्यान रखना है? व्याकरण सम्मत भाषा। तो व्याकरण के नियम के आधार पर ही हमें जो है कोई कार्य करना है। व्याकरण कैसे? कि अगर आप लोग कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? यही व्याकरण के नियम के अनुसार जो चीज़ सही होगी वैसे ही आपको लिखेंगे। कर्ता कौन है उसी के आधार पर उसकी क्रिया निर्धारित होगी। जैसे मान लीजिए कोई लड़की लिख रही है पत्र, और वो अगर कोई लिख रही कि मैं खाना खा रही हूँ की जगह खा रहा हूँ लिख देगी तो उसकी क्रिया गड़बड़ा जाएगी ना। उसकी लिंग के आधार पर उसकी क्रिया क्या होनी, उसी के आधार पर होनी चाहिए। तो हमें व्याकरण सम्मत मतलब व्याकरण के नियम के अनुसार जो भाषा सही समझ में आए, जो चीज़ें सही समझ में आए, कौन सा शब्द हमें कहाँ लिखना है, कब हलंत लगना है, कब क्या लिखना है। कॉमा में बहुत अंतर होता है। जैसे हम लोग देखें, आप जैसे हम लोग एक उदाहरण के लिए देखें, यहाँ पर ही लिख लें ना, यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेते हैं कि व्याकरण सम्मत में क्या होता है। हम लिखते हैं रात हो गई है, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाया,
मत जाओ। ठीक है, रात हो गई है मत जाओ। ठीक है, और यहां पर भी हमने लिखा रात हो गई है मत, फिर यहां हमने लिख दिया जाओ। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है कि रात हो गई है मत जाओ, तो यहां कॉमा लगा है, मत जाओ का मतलब हो गया कि वो रोक रहा है। ठीक है, और फिर यहां लिख रहे हैं रात हो गई है मत, और इसके बाद कॉमा लगा दिया और फिर लिख दिया जाओ। जाओ तो मतलब क्या हो जाएगा, हमें व्याकरण के नियम के अनुसार अगर हमने हलंत भी एक उसका स्थान क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, तो उतने में ही उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए व्याकरण के नियम के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। मतलब व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत हमें करना है। ठीक, फिर अगला अगर हम बिंदु देखें तो संप्रेषण की शुद्धता एवं स्पष्टता, यहां नीचे दिख रहा है ना, तो छठवां बिंदु है, छठवां बिंदु हम लोग देखें तो है संप्रेषण की शुद्धता। शुद्धता एवं स्पष्टता। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक, क्या है, संप्रेषण की शुद्धता एवं स्पष्टता। तात्पर्य यहां क्या है, संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब है कि जो चीज आप कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप पत्र में कोई चीज लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को कोई चीज लिख रहे हैं, तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो अगला व्यक्ति स्पष्ट तरीके से क्या हो, समझ ले। और कोई अगले व्यक्ति ने कोई चीज भेजी हो तो वो आपकी समझ में आ जाए। मतलब क्या होना चाहिए, संप्रेषण की शुद्धता होनी चाहिए, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई पत्र लिखा, वो आपने लिखा कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, और सबने निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे अगर आप छुट्टी दे देते, और ना देंगे तब भी ठीक रहेगा, मैं आ जाऊँ। मतलब एक क्या कर दिया आपने, घुमा दिया। तो अधिकारी के पास पहुँचा पत्र, तो उसकी यही समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये काम होना है कि नहीं होना है। तो मतलब क्या है कि आप जब कोई भी पत्र लिखें तो उसमें संप्रेषण, मतलब जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो अगले तक स्पष्ट तौर पे पहुंच जाए, और आप जो कोई अगला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहे तो वो बात आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ सकें। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कौन कौन से, शब्द चयन में एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, शब्द चयन करते समय एक रूपता, मतलब जो उच्च अधिकारी तक अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं या कोई भी बात कह रहे हैं तो उसमें जो शब्द हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उस वहाँ भी उन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो और उसी अर्थ को समझा जाता हो, हमें ये ध्यान रखना है। विशिष्ट लक्ष्य, हर पत्र का कार्यालयीन हिंदी का एक अपना विशिष्ट लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही विभिन्न कार्यालयों की स्थापना पूरे देश के अंतर्गत की गई है। हर कार्यालय का एक समाज कल्याण विभाग है, उसका अपना एक लक्ष्य है, प्रिंसिपल ऑफिस है उसका एक लक्ष्य है, कोई भी कार्यालय है उसकी अपनी एक लक्ष्य है, और उनको पूरा करने के लिए वो स्थापित किए गए हैं, और उनके कोई उद्देश्य। द्विअर्थी अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग वर्जित, मतलब हमें कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिनके जो दो अर्थों को अभिव्यक्त करते हों। ठीक, फिर सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग,
हमें हमेशा सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत करना है, लेकिन चापलूसी वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, चापलूसी शब्द और सम्मान सूचक शब्द में अंतर होता है। पता पड़े कि हमें चापलूसी वाले शब्द, चूँकि कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत हमें हमेशा स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर व्याकरण सम्मत भाषा, मतलब कि जो व्याकरण के नियम अनुसार जो भाषा है उसी भाषा का हमें प्रयोग करना है। अब हमें ऐसा क्यों कहा गया कि जैसे व्याकरण के अंतर्गत तो हमें हमारी हिंदी है, लेकिन हम रहने वाले बुंदेली क्षेत्र के हैं और हम पता पड़े कि कोई पत्र लिखा, कोई भी आपने आवेदन पत्र दिया कि कहीं पर, और उस पर आप बुंदेली लिखने लगे कि हम क्या बताएं सर जी, हमारे तक बहुत, हमारी घर में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर पाते। अब कोई अधिकारी बाहर का है, वो बुंदेली नहीं जानता है, तो वो यही समझेगा कि ऐसो का होता है, नहीं होता। तो हमें ऐसो का ऐसो नहीं लिखने, ऐसा लिखना है उसकी जगह, ऐसो कैसो। हमें मतलब जो क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हैं, क्षेत्रीय बोली, जैसे हमारी बुंदेली मान लीजिए मातृभाषा है, तो हमें बुंदेली शब्दों के प्रयोग को कार्यालयीन हिंदी में प्रयोग नहीं करने हैं। हमें वहाँ पर प्रयास करना है कि जो खड़ी बोली हिंदी है उसी का हम प्रयोग करें। ठीक, इसके साथ व्याकरण सम्मत भाषा होनी चाहिए, इसके साथ संप्रेषण की शुद्धता एवं स्पष्टता, तो संप्रेषण की शुद्धता एवं स्पष्टता होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जो है कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है अध्ययन करते समय, उन बिंदुओं को हम लोग पढ़ रहे थे। अगले उस टर्म में हम लोग और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताएं।